पंजाबी ते पंजाब दे सारे रंग। हाय व्यूअर्स, आज हमेशा की तरह मैं आपके पास एक बहुत ही खूबसूरत शख्सियत लेके आ रही हूँ जो कि मिसेस साउथ एशिया कनाडा 2011 रह चुकी हैं। इसके साथ साथ फेस ऑफ इंडिया अवार्ड बाय कलर्स ऑफ इंडिया ले चुकी हैं। एटीएन की एंकर भी रह चुकी हैं, एक्ट्रेस भी हैं और सिंगर भी हैं। जी हाँ, ज्योति शर्मा जी, वेलकम टू आवर शो। ये हमारी कम्युनिटी की वो शख्सियत हैं जो हर जगह हर समय मौजूद रहती हैं आपको एंटरटेनमेंट देने के लिए। ज्योति जी, आप रिसेंटली आई हैं इंडिया से विज़िट करके, तो आपको कैसा लगा वहाँ? बहुत अच्छा लगा। सबसे पहले तो मैं अपने टैग टीवी के सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल कहती हूँ। और हलीमा जी, बहुत बहुत आपका थैंक्स करती हूँ कि आपने अपने शो में मुझे बुलाया और दर्शकों के रूबरू होने का मौका दिया। इंडिया का ट्रिप, जैसे कि आपने पूछा, बहुत ही अच्छा रहा, बहुत ही मज़ेदार ट्रिप था। ज्योति जी, आपका सफ़र इंतहाई चमक दमक के साथ और आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा एडवेंचर के साथ गुजरा होगा, तो आप हमारे दर्शकों को कुछ इसके बारे में बताना पसंद करेंगी? अपने दर्शकों को थोड़ा सा अपने साथ लेके आइए वहाँ तक जहाँ तक कि आप इस वक्त पहुँची हैं। अच्छा एक्सपीरियंस रहा वो भी मेरा लाइफ का, और बहुत कुछ सीखने को मिला, कॉन्फिडेंस मिला। लेकिन कहते हैं कि पहले पुराने, अगर हम पीछे देखें वक्त को, तो उस टाइम में हमारे पेरेंट्स जो थे वो इसमें बिलीव नहीं करते थे कि लड़कियां मीडिया में जाएं या लड़कियां मूवीज़ में जाएं, सीरियल्स में जाएं। उनको लगता था कि ये लाइन लड़कियों के लिए ठीक नहीं है। उनको लगता था कि अगर बेटियां हैं तो उनकी जल्दी से शादी कर दी जाए, वो ज़्यादा बेटर है ना। तो यही मेरे पेरेंट्स भी ऐसे ही सोचते थे। उनको मेरी टैलेंट से या मेरी एम्बिशन से उनको कोई लेना देना नहीं था। उनको ये था कि बस ये ग्रेजुएशन कर ले, इसकी शादी कर देंगे। तो वही मेरे साथ भी हुआ। लेकिन चलो, जो भी होता है कहते हैं अच्छे के लिए होता है। आई थिंक उन्होंने अच्छा सोचा मेरे लिए और मुझे बहुत अच्छी फैमिली मिली, बहुत अच्छे परिवार में मेरी शादी हुई। जम्मू में मेरी शादी हुई और मेरे हस्बैंड इंजीनियर, सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब थी उनकी, इंजीनियर थे वो, इंडिया में जब थे वो। और बहुत अच्छी फैमिली है। और अभी हम लोग यहाँ पर हैं, कनाडा में हैं। बैक होम हमारी सारी फैमिली है, मेरे हस्बैंड की भी और मेरी अपनी भी। लेकिन हम जब यहाँ कनाडा में आए 2007 में, तो यहाँ आकर भी हमें काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ा। यहाँ पर आकर आपको पता ही है कि शुरुआती दिनों में हर किसी को बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट करना पड़ता है। वैसे ही हमने भी किया। और जब स्टार्ट किया तो मुझे लगा शुरू के दिनों में थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि इंडिया में आपको पता है कि बैक होम में किसी भी कंट्री में आप ले लो, वहाँ बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, सर्वेंट्स होते हैं काम करने के लिए, तो आपको आदत नहीं होती सारे काम खुद करने की। लेकिन यहाँ आकर हमें बाहर भी जाना है, जॉब भी करनी है, सोशली भी आपको एक्टिव रहना है, परिवार भी देखना है और अपनी ग्रोथ भी करनी है। अगर ये कहते हैं कनेडियन ठप्पा जब तक ना लगे पढ़ाई का, तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ऐसा ही हमने भी किया, जॉब भी की। टिम हॉर्टन से मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की, नाइट जॉब। बहुत हार्ड टाइम था वो मेरे लिए। जब भी रात को मैं कभी वहाँ पर जॉब करती थी, ड्राइव थ्रू पे जब होती थी, या टिम हॉर्टन्स में तो आपको पता है जॉब कैसी होती है, आपको सारे काम करने पड़ते हैं, यू हैव टू बी मल्टीटास्कर, राइट। तो रात को सोचना मैंने खिड़कियों से, जब लोगों ने गाड़ियाँ लेके आनी, जो यहाँ के पुराने लोग थे, तो मन में ये ख्याल आना, यार मैं ये सब करने के लिए यहाँ पे आई हूँ, क्या मैं भी कभी ऐसे कार में आऊँगी, क्या मैं भी कभी ऐसे टिप दूँगी। तो उनको देखकर अक्सर मेरे दिमाग में ये बातें आती थी और कहीं ना कहीं अंदर से झुंझलाहट होती थी कि नहीं, मैं इस जगह के लिए नहीं बनी, अभी मेरी मंजिल कुछ और है ना, मेरी मंजिल अभी दूर है, उसको मैंने हासिल करना है। तो यही सोच के मैं स्ट्रगल करती थी। अपने आप को मैंने कम्युनिटी में इस्टेब्लिश करने के लिए मैंने अपने आप को इन्वॉल्व किया वॉलंटियर वर्क में। गॉड टेम्पल है वहाँ पे, मैंने वॉलंटियर हिंदी पढ़ानी शुरू की वहाँ पर मैंने। और घर को भी देखना प्लस बच्चों को भी देखना, खाना भी बनाना। आपको पता है यहाँ सबसे ज़्यादा हार्ड जो लाइफ है वो लेडीज़ की है, क्योंकि उनको सोशली भी एक्टिव रहना पड़ता है, उनको जॉब भी करनी पड़ती है, उनको घर भी देखना है, सारे काम ही करने हैं उनको, राइट। तो उसी तरह से मैं भी चलती गई। लोकल शोज़ मैंने करने शुरू किए, लोकल सिंगर्स के साथ मुझे एक ग्रुप मुझे मिला, उनके साथ मैंने इन्वॉल्व होकर लोकल शोज़ करने शुरू किए, ताकि एक मेरी एक अपनी पहचान थोड़ी सी बननी शुरू हो। और सारे मीडिया को मैंने फ़ोन किए कि आप प्लीज़ कोई अपॉर्चुनिटी है तो मुझे दीजिए। लेकिन हर किसी के पास वॉलंटियर वर्क था, तो वॉलंटियर कुछ हद तक ठीक था। लेकिन फिर मुझे किसी ने गाइड किया कि नहीं, तुम अभी ठहर जाओ, तुम अभी ये करो, सिंगिंग अपनी कंटिन्यू रखो, वॉलंटियर वर्क कंटिन्यू रखो, उसके साथ साथ बाद में तुम इस लाइन में आ जाना। क्योंकि मेरा शुरू से ड्रीम था कि मूवीज़ तक मुझे जाना है, मुझे सीरियल्स में आना है। और जो मेरा पैशन था एक,
और रूह की खुराक कह लीजिए वो मेरी थी। और वो जो एक कहते हैं ना अंदर की आपकी जो झुंझलाहट होती है आपको जीने नहीं देती, आपको कहती है कि नहीं अभी और आगे जाना है और आगे जाना है। तो यही सोचते हुए मैंने भी फिर नच दी जवानी, यहाँ पे भंगड़ा अकेडमी है ब्रैम्पटन में ही, उनको भी मैंने ज्वाइन किया। वहाँ मैंने गिद्दी की क्लासेस करनी शुरू की, एज इंस्ट्रक्टर मैंने सिखाना शुरू किया। इकबाल विर्क जी की अकेडमी है वो। तो उसके साथ साथ मैंने फिर स्विच कर लिया, मैंने इंडिगो बुक्स एंड म्यूज़िक में मैं आ गई जॉब में, और वहाँ पे उन्होंने मुझे फुल टाइम हायर कर लिया, जो कि आफ्टरनून शिफ्ट वहाँ पर मैंने शुरू की उनके साथ। फिर मेरे को लगा वहाँ जब 2 साल हो गए तो मेरे हस्बैंड कहना शुरू कर दिया कि नहीं अभी तुम्हें इसी में नहीं स्टक होकर रहना चाहिए, तुम्हें कुछ पढ़ना चाहिए। मन अंदर से था कि हाँ वाकई जब मैं वहाँ जॉब करती थी तो मेरे को तब भी लगता था नहीं यार अभी ये भी मेरी मंजिल नहीं है, अभी तो मुझे और आगे जाना है। और मेरी मंजिल एक्चुअली थी मूवीज़, टीवी और ये सब। तो मुझे था कि नहीं अभी वो मंजिल मुझे नहीं मिली, मुझे भी लेनी है वो मंजिल, हासिल करनी है मुझे। तो मैंने ठीक है, मेरे हस्बैंड हमेशा मेरे लिए बहुत सपोर्टिव रहे हैं और उन्होंने मेरा बहुत साथ दिया और आज तक भी वो मेरा साथ दे रहे हैं। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगी कि एक औरत के पीछे भी आदमी का हाथ हो सकता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, बड़ी खूबसूरत बात की आपने। हाँ जी। मैं हमेशा कहती हूँ कि कामयाब मर्द के पीछे कामयाब औरत होती है, हाँ जी। और कामयाब औरत के पीछे कामयाब मर्द होता है। बिल्कुल। नाकाम मर्द कामयाब औरतें नहीं बनाया करते। बिल्कुल तो सही अगर बोला। जो मर्द अपने अंदर इतना चेरिश्ड है तो वही आपको ग्रो करने देगा, सही इसमें बात कोई है। शक नहीं कि यकीनन आपके पति भी जो हैं वो बहुत अच्छे और कामयाब इंसान हैं। बिल्कुल, बिल्कुल आपने सही कहा, और उनकी सपोर्ट के साथ ही मैं आज यहाँ पर पहुँची हूँ। मेरी फैमिली का मुझे साथ मिला, इन-लॉज़ का साथ मिला, मेरे हस्बैंड का मुझे साथ मिला, और मेरे हस्बैंड ने हमेशा मुझे एनकरेज किया है। हमेशा बल्कि कभी-कभी मैं लेज़ी हो जाती थी, मैं सोचती थी नहीं यार ठीक है, लेकिन वो मुझे हमेशा पुश करते रहते हैं हर बात में, चाहे मेरे वेट को लेके हो जाए, चाहे वो मेरी पर्सनैलिटी को लेकर हो जाए, चाहे वो सोशली एक्टिव रहने में हो। और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने कहा नहीं तू पढ़ाई शुरू कर साथ में। फिर हमने किसी से गाइडेंस ली, उन्होंने बोला कि आप मेडिक्स स्कूल से मैं इसका एमओई का कोर्स कर लो, मेडिकल ऑफिस असिस्टेंट का, तो हॉस्पिटल में जॉब बहुत अच्छी मिल जाती है। लेकिन मैंने उनके कहने पे या सुनने पे कर लिया कि चलो एक फ़्लो होना चाहिए, परिवार को आगे लेके जाना है, पैसा ज़रूरी है इस कंट्री में, फाइनेंशियली आपको स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लेकिन जो मेरे अंदर का एक थॉट था या मेरी अंदर की रूह की आवाज़ थी वो थी थिएटर, वो था Flamingo। मूवीज़, वो था टीवी। मैंने कहा कोई बात नहीं, साइड बाय साइड मैं ये करती रहूँगी। तो यही सोच के मैंने अपना कोर्स शुरू किया, जबकि मेरे लिए हार्ड था क्योंकि फैमिली को भी मुझे देखना है। सोशली भी मुझे शो मिलने लगे थे तो मैं उसमें भी सोशली वीकेंड पे कभी-कभी बिज़ी होती थी। उन दिनों फिर मैंने एक प्ले भी किया अनारकली इन कनाडा, जो कि अंजुम कुरैशी जी ने कराया, और उसमें मेरा मेन रोल मैंने अदा किया। तो उसकी भी मेरी वीकेंड पे प्रैक्टिसेस होती थी। तो इधर से आफ्टरनून शिफ्ट मैंने करनी, रात को 12 बजे वापस आना। सुबह मेरा स्कूल का टाइम होता था 7 बजे मेडिक स्कूल में, जो कि 9 मंथ्स का कोर्स था। तो मुझे रात भर बैठ के पढ़ना, जॉब के बाद आके सबने सोए होना, तो मैंने सबको जब सोए हुए देखना तो मेरे मन में सोचना यार मेरी पढ़ाई ये टाइम कब ख़त्म होगा, कब मैं भी आराम से सोऊंगी, सब आराम से सो रहे हैं, मैं देखो पढ़ रही हूँ ना। तो आफ्टरनून शिफ्ट करके आपको पता ही है कि वेयर हाउस की जॉब कितनी हार्ड होती है, कि आप थक जाते हो, उसके बाद टूट जाते हो पूरा। लेकिन फिर भी मुझे पढ़ना पड़ता था रात को बैठ के, वो पूरी सारी जो कहते हैं ना बायोलॉजी की टर्म्स और वो सारी मेडिकल टर्म्स याद करनी पड़ती थी, बहुत हार्ड लगता था, लेकिन करना पड़ा। सुबह 7 बजे फिर उठना, ब्रेकफास्ट रेडी करना, स्कूल जाना भागे भागे, फिर वापस आना आफ्टरनून पे, फिर जॉब जाना, फिर वीकेंड पे अपना सोशल आपको सर्कल में भी मिलना जुलना पड़ता है, कभी किसी ने बुला लिया, कभी किसी जगह आपका शो आ गया। फिर संडे मेरा जाता था टेंपल में वॉलंटियर वर्क करने में, गोवा टेंपल में। तो ऐसे करते करते मेरा चलो कोर्स भी कंप्लीट हुआ, मैंने डॉक्टर ऑफिस में मुझे जॉब मिल गई। और हार्ड था, कभी कभी नींद भी पूरी नहीं होती थी, घर की क्लीनिंग भी करनी है, ग्रॉसरी भी करनी है, सारे काम साथ में इकट्ठे होते थे। तो इट वाज रियली हार्ड, बट मुझे ये था कि नहीं एक अपनी मंजिल लेनी है, तो कोई बात नहीं, ये भी टाइम निकल जाएगा, राइट। तो आप ये बताइए कि आपको मिसेस साउथ एशिया कनाडा 21 का 2011 का जो अवार्ड हाँ मिला, जी। तो वहाँ तक आप कैसे पहुँची? इन सब झमेलों में से आपको कैसे ख्याल आया कि आपको इसमें कॉन्टेस्ट करना चाहिए, और फिर आपने उसमें भी चमक धमक के साथ अपना जलवा दिया? बिल्कुल, जब ये सफ़र मेरा चल रहा था तो उसी बीच 2011 में ये कॉन्टेस्ट के लिए ना अनाउंस किया सरप्रीत मिन्हाज है रागा मॉडल्स, जो कि ये करवाते हैं एवरी ईयर शो। तो ये उनका फर्स्ट ईयर था, अभी इन्होंने स्टार्ट किया था, ये पहला ईयर था उनका शुरू करने का। तो
मन में एक जगह था कि करूं पार्टिसिपेट, दूसरी जगह ये भी मन में था कि मैं पता नहीं जीतूंगी या नहीं जीतूंगी। फिर मैंने कहा चलो एक्सपीरियंस ही हासिल होता है, लेकिन अपने अंदर हमेशा से जुनून रहा मेरे कि नहीं कुछ पाना है, कुछ करना है। तो मैंने कर लिया ऐसे ही, मैंने कहा चलो कर लेते हैं। तो अंदर से एक जगह 50% था कि मैं जीत जाऊंगी, 50% था कि हो सकता है मैं ना भी जीतूँ, राइट। लेकिन चलो मैंने कहा कि एक्सपीरियंस हासिल होगा, करते हैं। तो यही सोच के मैंने किया, और कौशिक घोष बॉम्बे से आए, उन्होंने हमारी वर्कशॉप की, और फाइनल डे पे भी मेरे अंदर ये कॉन्फिडेंस था कि मैं जीतूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं से डर भी था कि हो सकता है मैं रह भी जाऊँ, क्योंकि मैं उस टाइम थोड़ी हेल्दी भी होती थी। तो मुझे लगता था नहीं यार, मेरे सामने इतनी स्लिम टिम लेडीज़ हैं यार, कहीं वो विन कर जाएंगी, राइट। तो फिर मैंने कहा चलो देखा जाएगा। लेकिन डांस मेरा अच्छा था, एक मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट था, मेरा कॉन्फिडेंस एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। तो जिसकी वजह से आई थिंक मैंने वो विन किया पैजेंट, और मेरे को बिलीव नहीं हुआ थोड़ी देर के लिए कि वाकई मैंने जीता ये पैजेंट। और आज आई थिंक उस पैजेंट की बदौलत भी मैं सोचती हूँ कि काफ़ी कॉन्फिडेंस मेरा बूस्ट हुआ उसकी वजह से भी। तो आप जब इस सफ़र पे चल रहे होते हैं तो आपका कोई गुरु होता है, या आप किसी से बहुत इंस्पायर होते हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूँ या मुझे ऐसा करना चाहिए, या आप सीखते हैं, रियासत करते हैं? तो आपके इस सफ़र में कौन कौन आपके साथ इस तरह का शामिल रहा? एक्चुअली सब, मैं हमेशा, मेरे जो फादर हैं वो मेरे लिए एक आइडल रहे हैं हमेशा। मैंने हमेशा अपने फादर को देखा है कि वो हमेशा, चाहे वो बीमार हों, कभी भी वो हौसला नहीं हारते, वो हमेशा चलते रहते हैं। हमेशा वो, उनके अंदर एक जुनून रहता है पाने का, कुछ करने का, और वो कभी केयर नहीं करते कि दुनिया क्या कह रही है, या मेरी अगर सेहत अलाउ नहीं करी तो मैं घर में बैठ जाऊँ, लेज़ी हो जाऊँ। और हमेशा उन्होंने मुझे भी यही बोला है कि कभी किसी से डरना नहीं है, हमेशा हौसले के साथ आगे बढ़ते जाना है। तो आई थिंक फ़ादर को, जब भी मैं फ़ादर के बारे में सोचती हूँ, जब मैं कभी लेज़ी भी हो जाती हूँ ना, तो मैं अपने फ़ादर के बारे में सोचती हूँ कि नहीं, अगर वो कर सकते हैं, इस एज में भी वो इतने एक्टिव हैं, या हमेशा उन्होंने जो मेरे को बातें बोली हैं, हमेशा वो कहते थे कि डरना नहीं किसी से, ये नहीं सोचना कि कोई तुम्हें छेड़ेगा, या तुम्हें पहले डर होता था लड़कियों की, कोई छेड़ देगा हम क्या करेंगे। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अपनी जेब में एक छुरी रखो, देखो कैसे कोई कुछ कहता है तुम्हें, है ना। तो आई थिंक उनकी जो एक वो बूस्ट करते थे ना मेरे कॉन्फिडेंस को, वो हमेशा मेरे साथ रहेगा और आज भी है। बिल्कुल, वो तो नज़र आता है आपके काम में भी, आपकी तमाम उसमें। लेकिन यहाँ ये सवाल है कि अब आपने फ़िल्म्स की तरफ भी अपना सफ़र जो है वो उसको मोड़ा है, और हाँ जी। बिलाखिर आप वहाँ भी हैं। तो इंडिया आप रिसेंटली गईं, और कुछ प्रोजेक्ट्स, कुछ आपने काम किया, उसके मुतल्लिक आप अपने व्यूअर्स को कुछ बताना चाहेंगी कि आपने क्या-क्या वहाँ किया और आप क्या देखती हैं आगे इसके लिए? फिल्म मिलना भी कह लो कि एक, कहते हैं ना, भगवान आपकी झोली में प्रसाद डाल देता है। तो वो इस तरह से हुआ कि एक अचानक ही हुआ, कहते हैं ना कि आप, जब आपकी विल पावर स्ट्रांग होती है ना, आप अपने मन में एक चीज़ सोच के रहते हो हमेशा कि नहीं, मुझे वहाँ तक पहुँचना है, मुझे वहाँ तक पहुँचना है। और ये मूवीज़ का थॉट जो है हमेशा मुझे, आप यकीन नहीं करेंगे कि जब भी मैं सुबह उठती थी ना, यहाँ पे भी जैसे मुझे एटीएन के साथ जॉब मिली, सीना रेडियो 1650 पे मैंने अपना 1 साल अपना शो रन किया। उसके बाद मूवी ये एटीएन के साथ स्विच हो गई, तो मुझे वो रेडियो शो अपना छोड़ना पड़ा। तो एटीएन के साथ भी मेरा काम करके काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, काफ़ी मुझे लोगों में एक नाम मिला, और मुझे कॉन्फिडेंस मिला, हासिल हुआ। तो लेकिन मेरा ड्रीम क्या था, मूवीज़, जो शुरू से बचपन से था मेरा एक ड्रीम। तो वो हमेशा मेरे अंदर रहता था, वो मुझे सोने नहीं देता था वो ड्रीम। जब भी मैं सुबह उठती थी सो के, तो मुझे पहला थॉट मेरे माइंड में ये आता था, नहीं मैंने अभी कुछ किया ही नहीं, मेरी ज़िंदगी तो ख़त्म हो रही है लेकिन मैंने कुछ किया ही नहीं, राइट। तो ऐसे ही एक दिन क्या हुआ कि मैं घर में थी, तो मुझे एक कॉल आई। तो वो मुझे कहते कि आप ऐसे ऐसे, हम कास्टिंग कर रहे हैं, तो हम इस कैरेक्टर के लिए ढूंढ रहे हैं किसी पर्सन को, तो हमें कोई फिट नहीं लग रहा, तो आप इंटरेस्टेड हो, आपका हमें रेफरेंस दिया किसी ने। और मुझे किसी ने देखा था, जैसे कुमन जी हैं, राजकुमन जी, उन्होंने मुझे मेरे प्ले में देखा था, पंजाबी प्ले जो कि मैंने लास्ट ईयर किया था यहीं कनाडा में। तो उसमें उन्होंने मेरा एक्ट देखा था एज ए स्ट्रॉन्ग करैक्टर, तो उन्होंने मेरा रेफरेंस उनको दिया। तो वो बूटा सिंह जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, जो मैं अभी करके आई हूँ, तो वो यहाँ आए हुए थे। और जगपाल चाहल जी हैं, वो यहाँ के प्रोड्यूसर हैं। उन्होंने कॉल किया, मैंने उनके घर गई, तो वो कहते ये रोल है, आपको ऐसे ऐसे करना पड़ेगा, और आप तैयार हैं? मैंने कहा अंधा क्या मांगे दो आंखें। मैंने कहा मैं तो इस अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी कि मुझे कोई मिले। तो वो कहते कि घर बैठे ही मुझे ये अपॉर्चुनिटी आई, तो मैंने हाँ कर दी। 20% शूट इस फिल्म का यहाँ पे हुआ। फिल्म का नाम है कच्चे तागे, कच्चे तागे फिल्म का नाम है। और इंडिया में अभी मैं शूट करके आई हूँ, 1 मंथ के लिए मैं गई हुई थी। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। इसमें सीनियर आर्टिस्ट हैं योगराज जी,
जो कि युवराज सिंह के फादर हैं, और बॉलीवुड का उनको अमरीश पुरी कहा जाता है। और मैं आई थिंक बहुत अपने आप को ऑनर्ड फील करती हूँ, प्राउड फील करती हूँ कि मुझे इतने बड़े सीनियर आर्टिस्ट के साथ वहाँ पर मौका मिला काम करने का ऑन द स्क्रीन। मैं उनकी सिस्टर बनी हूँ इस फिल्म में, और जो हीरोइन है इस फिल्म की, श्रेया चावला, वो यहीं की लड़की है। उसकी मदर का करैक्टर मैंने अदा किया है, रोल अदा किया है, और स्ट्रॉन्ग कनेडियन यंग मदर, तो जो कि बड़ा अच्छा रोल था। और मुझे उम्मीद है कि मेरे दर्शकों को ये रोल पसंद आएगा मेरा। इसी में जतिंदर कौर हैं, जो कि सीनियर आर्टिस्ट हैं, हमेशा काफ़ी फेमस आर्टिस्ट है वो, पंजाब में लोग बहुत जानते हैं उनको। जब्बल के साथ उनकी वाइफ का रोल हमेशा सीरियल्स में उन्होंने अदा किया है। उनकी मैं डॉटर बनी हूँ। पंगू मैडम, जो कि काफ़ी आजकल पंजाबी फिल्मों में है, काफ़ी चर्चा में है, और वो भी हैं इस फिल्म में। तो काफ़ी ऐसे अच्छे आर्टिस्ट हैं इस फिल्म में, जो कि मेरा एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। बूटा सिंह जी जो डायरेक्टर हैं इस फिल्म के, और मई में ये फिल्म रिलीज़ होगी, और उम्मीद करती हूँ कि लोगों को पसंद आएगी ये फिल्म। अब थोड़ा सा आपके वापस आते हैं कनेडियन प्रोग्राम्स, जैसे कि आप स्टेज के ऊपर होस्टिंग करती हैं और सिंगिंग करती हैं, तो अब आपका क्या नया प्रोजेक्ट आ रहा है? क्या दर्शक क्या चीज़ देख सकते हैं? व्यूअर्स को आप क्या नया लेके आ रही हैं यहाँ पे कनाडा के व्यूअर्स के लिए? देखिए, अभी लोकल तो मेरे जो शोज़ जैसे चलते हैं, आपको पता ही है कि मेरा अपना लेडी संगीत का एक ग्रुप है, गीत संगीत ग्रुप, और जिसमें कि हम परफॉर्म करते हैं, जैसे ट्रेडिशनल जो सॉन्ग्स होते हैं, शादियों के सुहाग कोड़ियाँ, वो हम परफॉर्म करते हैं शादियों में। जब हमें लोग बुक करते हैं तो परफॉर्म करता है हमारा पूरा ग्रुप। क्योंकि उससे क्या है, मेरा मोटिव क्या है कि अपनी ट्रेडिशनल जो हमारी सिंगिंग है, जो हमारे ट्रेडिशनल गाने हैं, वो किसी तरह ज़िंदा रहें। और सुरिंदर कौर की मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, और अक्सर मैं उनके गाने गाती हूँ पंजाबी। और साथ में मैंने पूरे नॉर्थ अमेरिका में और लोकल टोरंटो में भी मैंने काफ़ी शोज़ को होस्ट भी किया है, बड़े बड़े शोज़ को होस्ट किया है। और इसी बीच मुझे सुखविंदर सिंह जी, जो कि बॉलीवुड के जाने माने सिंगर हैं, ऑस्कर अवार्ड विनर हैं, उनके साथ भी मुझे स्टेज शेयर करने का मौका मिला, और उन्होंने मुझे खुद कहा कि तुम एज ए गेस्ट अपीयरेंस करो मेरे साथ स्टेज पे। तो 2 लाइन्स उनके साथ भी गुनगुनाने का मौका मिला मुझे। और अभी मेरा जो नेक्स्ट है कि मैं कुछ ऐसा अपने दर्शकों के लिए लेकर आऊँ, कुछ ऐसे प्रोग्राम्स लेके आऊँ जिससे उनको अच्छा लगे, और लोकल जो टैलेंट है वो भी उभर के आए। और देखिए ये कोशिश कहाँ तक कामयाब होती है। अपना एक पंजाबी सॉन्ग मैंने रिकॉर्ड किया है अभी, इंडिया से करके आई हूँ, और वीडियो बना के बहुत जल्द उसको रिलीज़ करूँगी, आप सबके रूबरू करूँगी। उम्मीद है कि वो गाना भी लोगों को पसंद आएगा। आजकल हर छोटे से छोटा इवेंट और बड़े से बड़ा हाँ जी। सेलिब्रेट किया जाता है, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मुझे ये लगता है कि इतनी ज़्यादा गरम ग्लोबल पॉलिटिक्स और इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के अंदर लोग थोड़ा सा सांस भी लेना चाहते हैं। हाँ जी। तो इस रेफरेंस में हमारा वैलेंटाइन का प्रोग्राम जो है वो मैं देख रही हूँ हमारी कम्युनिटी में बहुत चर्चा है, तो आप कुछ करने जा रही हैं इस सिलसिले में? जी हाँ, वैलेंटाइंस का भी हम करने जा रहे हैं। वो कहते हैं ना कि आ जाओ कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, आ जाओ कि हम तुम्हें प्यार करते हैं, ये वो गुनाह है जो हम बार बार करते हैं। तो प्यार की कोई भाषा नहीं है, प्यार का कोई रंग रूप नहीं है। प्यार किसी उम्र में भी और किसी रिलेशन में होता है। हमारा जो मेन मोटिव है वैलेंटाइन का इवेंट, जो कि हम हर साल करते हैं, लास्ट ईयर भी हमने किया था, और उससे पहले भी हमने डिफरेंट इवेंट्स किए थे। और ये हमारा पैशन है, मेरे हस्बैंड को भी अच्छा लगता है कि कम्युनिटी को इकट्ठा किया जाए और कुछ डिफरेंट को दिया जाए। और उसमें क्या होता है कि एक आपकी नेटवर्किंग होती है, आपका मिलना जुलना होता है, और आप जब एक मैसेज को, एक मिशन को लेकर चलते हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं अगर आप उसको सही तरीके से लोगों के सामने शोकेस करते हो, तो आई थिंक उससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती। तो हम सोचते हैं कि वैलेंटाइंस का मतलब ये नहीं कि सिर्फ वो बॉयफ्रेंड या हस्बैंड वाइफ के बीच में ही हो सकता है, नहीं, वो किसी भी रिलेशन में हो सकता है। डॉटर और फादर के बीच में भी हो सकता है, ब्रदर सिस्टर के बीच में भी हो सकता है, वो रिलेशन सास बहू में भी हो सकता है। तो इसीलिए जो हमारा इवेंट है, जो हम इस बार भी करवाने जा रहे हैं February 13 को चांदनी बैंकेट हॉल में, जिसका नाम है यू एंड मी वैलेंटाइंस 2016, और इसको प्रेजेंट कर रहे हैं यू एंड मी एंटरटेनमेंट्स, पवन शर्मा और अजय शर्मा जी मिलकर करवा रहे हैं इसको February 13 को चांदनी बैंकेट हॉल ब्रैम्पटन में। और काफ़ी मस्ती होगी वहाँ पर, और हलीमा जी आप भी आ जाएं और तैयार हो जाएं अपने रेड कॉस्ट्यूम के साथ, क्योंकि जो हमारा थीम है इवेंट का वो है रेड, ब्लैक और वाइट। तो हम डेकोरेशन भी वैसी रहेगी हॉल की, हमारी एटमॉस्फेयर पूरा वैलेंटाइन वाला होगा। और लास्ट ईयर भी जब हमने ये थीम रखा था तो सभी लोग रेड, वाइट, ब्लैक में ही दिख रहे थे।
इसके अलावा कोई कलर नहीं दिख रहा था और एक बहुत प्यारा माहौल बना था और मुझे उम्मीद है कि लास्ट ईयर से भी ज़्यादा इस बार मज़ा आने वाला है। और क्योंकि यहाँ पर हमारे जो शो की एक खासियत है वो है कि वो पूरे फैमिलीज़ के लिए है, वो सिर्फ एक पर्टिकुलर ये नहीं कि कपल्स के लिए है सिर्फ। वहाँ बच्चे भी इंजॉय करते हैं। बच्चे क्यों इंजॉय करते हैं? क्योंकि उनके लिए फेस पेंटिंग है, वहाँ पर बैलून का होता है उनके लिए और बच्चे अपना इंगेज रहते हैं। कपल्स के लिए ये मज़ा होता है कि कपल्स गेम्स होती हैं वहाँ पर, उनके लिए हम स्पेशल कुछ तैयार करते हैं कि ताकि उनको इन्जॉयमेंट हो वहाँ पर मिले। और सीनियर्स के लिए भी हमने ख़ास तौर पर एक वहाँ पर आइटम रखा है उनको इन्वॉल्व करने का। देखते हैं सीनियर्स, अब मैं चाहूँगी कि सारे सीनियर्स उसमें पार्टिसिपेट करें और मैं चाहूँगी कि हमारे दर्शक जो हैं अपने पेरेंट्स को ज़रूर साथ में लेकर आए, उनको घर में छोड़ के नहीं आए, बल्कि उनको भी एहसास हो, अपना पुराना टाइम याद आए उनको भी कि हाँ कभी हम भी जवान थे। तो आपकी बात मुझे बहुत खूबसूरत लगी। वैलेंटाइन सारी दुनिया में ये कॉन्सेप्ट जो है वो इंटीमेसी का शुरू हुआ, लेकिन मोहब्बत अल्टीमेटली एक ऐसा गुर है जो इंसानों को जोड़ता है इंसानों से। मैं ये समझती हूँ कि इसकी डेफिनेशन ज़्यादा बेहतर होती है, क्योंकि मोहब्बत को आप किसी एक ख़ास फ्रेम में कैद कर दें तो ये बहुत छोटा लफ्ज़ है, हालांकि ये इससे बहुत बड़ा है। तो वैलेंटाइन एक्सप्रेशन है इस जज्बे की शिद्दत के साथ अहमियत को उजागर करते हुए। और मेरा ख्याल है कि लाल रंग उसमें, क्योंकि लाल भी तो इंटेंसिटी है ना आपके इमोशंस की, और ब्लैक कलर के लिए कहते हैं कि ये मजबूती का है। और वाइट जो है वो पीस का तो आपने वो सब चीज़ें एक जगह इकट्ठी करनी है। तो आई एम श्योर कि सारे दर्शक जो हैं वो इसको बहुत पसंद करेंगे और ये आएगा। इन अल्फाज के साथ मैं आपका बहुत शुक्रिया करती हूँ कि आप हमारे प्रोग्राम में आई और आपने लोगों के साथ अपने व्यूज़ को एक्सचेंज किया और उनको दावत भी दे दी एक नए प्रोग्राम के लिए कि वो भी अपने अंदर की खूबसूरत मोहब्बत को लोगों के साथ बांट के और कम्युनिटी के साथ जोड़ के उन लोगों के साथ, देखिए मोहब्बत ऐसा जज्बा है जो करने वाले और जिससे की जाती है दोनों में तब्दीली लाता है। इसी तरह हम माशरे को बदल सकते हैं और इसी तरह हम मुल्कों के दरमियान में भी बाहमी ताल्लुकात को बेहतर कर सकते हैं। इन अल्फाज के साथ बहुत शुक्रिया हमारा प्रोग्राम देखने का। Number 1 Multicultural Channel. This is TAG TV.